बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर तीसरी मंजिल से कूद गए। नरहरी झीरवाल मंत्रालय की बिल्डिंग से कूद गए। अजीत गुट के विधायक हैं नरहरी झीरवाल और डिप्टी स्पीकर हैं। आज मंत्रालय में यह बड़ी घटना घटी है। नरहरी झीरवाल सुरक्षा जाली में अटक गए। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंत्रालय की इमारत से किस तरह से अजीत पवार गुट के विधायक और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर झीरवाल नीचे कूद गए हैं। अब उनका इरादा क्या था, किस वजह से उन्होंने नीचे छलांग लगाई, इसके बारे में जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन पता यह चला है कि तीसरी मंजिल से नीचे की तरफ नरहरी झीरवाल ने छलांग लगा दी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और मंत्रालय की बिल्डिंग में जो सुरक्षा जाली लगाई गई है उसमें वो अटक गए और उसके बाद उन्हें वहां से निकाला गया है। ये जानकारी सामने आ रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मंत्रालय बिल्डिंग है और महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी झीरवाल तीसरी मंजिल से नीचे कूद गए हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरह से किसी भी दुर्घटना से बचाव के लिए मंत्रालय की इमारत में एक सुरक्षा जाली लगाई गई है। उसी जाली में जाकर नरहरी झीरवाल अटक गए और बाद में उन्हें यहां से निकाला गया है। यह जानकारी भी मिल रही है। क्या है ताजा अपडेट, यह जानने के लिए सीधे रुख करते हैं मुंबई का। राजीव सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जरा बताइए पूरा मामला क्या है। और बड़ी चौंकाने वाली बात है, हैरानी की बात है, नरहरी झीरवाल ने तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। क्या वजह बताई जा रही है, क्या अपडेट है? देखिए, मामला सनसनीखेज इसलिए बन जाता है क्योंकि नरहरी झीरवाल आम आदमी नहीं है। जिस तरह से पहले घटनाएं हुई, नरहरी झीरवाल जो है विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, विधायक हैं और ग्रामीण इलाके से आते हैं। और दरअसल आरक्षण को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र में अलग अलग समाज जो है लगातार मांग कर रहा है, जिस तरह से दूसरा समाज तीसरे समाज का विरोध कर रहा है, क्योंकि धनगर समाज के आरक्षण का जो मामला है उसमें एसटी कोटे से आरक्षण दिए जाने को लेकर नरहरी झीरवाल जो है आपत्ति जता रहे हैं और इसी बात को लेकर उन्होंने ये छलांग लगाई है। उनका कहना है कि जो उनकी कम्युनिटी है, उनकी कम्युनिटी को दिया गया जो आरक्षण है उसमें से धनगर समाज को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए था। फिलहाल जिस तरह से ये पूरा का पूरा वीडियो सामने आया है, पूरी घटना सामने आई है, इस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र में, मुंबई में, मंत्रालय में पहले भी होते आई है। कई बार ऐसे लोग होता है कि अपनी मांगे लेकर मंत्रालय में जाते हैं और उसके बाद में जब उन्हें वहां पर लंबे समय तक रुकना पड़ता है या उनका मकसद पूरा नहीं होता है, काम पूरा नहीं होता है, तो छलांग लगा देते हैं। जब लगातार ऐसी घटनाएं घटित हुई थी उसके बाद कुछ साल पहले ही मंत्रालय में पूरे परिसर में जो है जाली लगा दिया गया है। तो लोग जब कूदते भी है, भले तीसरी मंजिल से कूदे या पांचवी मंजिल से कूदे, तो जो जाली लगाई गई है, जो नेट लगाया गया है, वहां पर आकर वो फंस जाते हैं, उनकी किसी की भी जान नहीं जाती। फिलहाल नरहरी झीरवाल और उनके बाकी साथियों को भी पुलिस कर्मियों ने और सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षित उतार लिया और उन तमाम लोगों को एक जगह पर लेकर गए, मंत्रालय में बैठाया गया है। दूसरे नेतागण भी आए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को पब्लिसिटी स्टंट करके देखे, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है। जगह जगह पर जो है इस पूरे मामले में धनगर समाज को आरक्षण का जो मामला है वो फंसा हुआ है। एसटी कोटे से आरक्षण को लेकर विरोध चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मराठा आरक्षण की बात कही जा रही है, ओबीसी आरक्षण, ओबीसी कोटे से मराठा आरक्षण की मांग हो रही है। तो इस पूरे मामले को चाहे पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर देखें या यह देखें कि वाकई में जिस तरह से एसटी कोटे से धनगर समाज को आरक्षण देने की बात कही जा रही है, नहीं राजीव ये बताइए कि नरहरी झीरवाल ने जब तीसरी मंजिल से छलांग लगाई तो उनकी तरफ से क्या कहा गया? आप ये कह रहे हैं कि धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण के विरोधी हैं नरहरी झीरवाल, तो उनकी तरफ से कुछ बयान दिए गए क्या, कुछ कहा गया क्या छलांग लगाने से पहले? देखिए, निश्चित ही आज मुंबई के मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक चल रही थी और उसी दरमियान ये घटना घटी है। तमाम जो बड़े नेता है, खुद मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, दूसरे कैबिनेट मंत्री, तमाम लोग मंत्रालय में थे। तो एक मैसेजिंग का काम किया उन्होंने, एक मैसेज देने का काम किया है ताकि अपनी ही सरकार को इस तरह का मैसेज दें कि अगर धनगर समाज को आरक्षण देना है तो वो एसटी कोटे से ना दिया जाए, उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था भले की जाए। हालांकि इसके पहले भी धनगर समाज को जब आरक्षण की मांग लगातार हो रही है, कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ है।
पिछले अगर 2-2.5 साल में देखें तो उस दरमियान नरहरी झिरवाल अपनी बात रखते आए हैं कि एसटी कोटे से आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। और चूंकि अब पता है कि आज हो सकता है कि संभवतः आखिरी कैबिनेट भी हो महाराष्ट्र की, या हो सकता है कि इसके बाद एक और कैबिनेट, अगर चुनाव की तारीखें अगले 2-4 दिन में नहीं घोषित होती है तो ये आखिरी कैबिनेट भी साबित हो सकती है। ऐसे में अब एक ऐसा समय था चुना है नरहरी झिरवाल ने जिसके जरिए कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि एसटी समाज के लिए पूरी तरह से तत्पर है, लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई, और उनके कोटे से अगर आरक्षण किसी भी दूसरी अन्य कम्युनिटी को दिया जाएगा तो उसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि खुद नरहरी झिरवाल जो है वो सरकार में है, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर है, यानी कि सत्ता पक्ष में है, उनके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम देना, अब इसे किस नजरिए से देखे कि वाकई में सिर्फ आरक्षण के जो मामला है उसको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है या फिर आने वाले कुछ दिनों में ही चुनाव होने हैं। डिप्टी स्पीकर है नरहरी झिरवाल, और देखिए मंत्रालय की बिल्डिंग से तीसरी मंजिल से वो इस इमारत के कूदे हैं। हालांकि वो बिल्कुल सुरक्षित है। और राजीव, आपके पास आएंगे हम, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है फिल्म अभिनेता गोविंदा से जुड़ी हुई। फिल्म अभिनेता गोविंदा के अस्पताल से छुट्टी हो गई है। गोविंदा अस्पताल से घर लौट रहे हैं। प्रशासन से जुड़े हुए पुलिस वर्ग का धन्यवाद देता हूं। मैं राज्य से जुड़े हुए आदरणीय शिंदे साहब का धन्यवाद देता हूं। हर वो व्यक्ति विशेष जितने भी हैं, जहां जहां बड़े बुजुर्ग, सब लोगों का, और खास तौर पे वो लोग जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। आप लोग का कृपा और आशीर्वाद की वजह से मैं सेफ हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव यू। जय माता की। घूम लीजिए। तो ये देखिए फिल्म अभिनेता गोविंदा को आपने सुना, उन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और अस्पताल से उन्हें अब छुट्टी मिल गई है। देखिए पैर में गोली लगने का पूरा मामला था और रिवॉल्वर सर्विस के दौरान, सफाई के दौरान ये सब कुछ हुआ है जो बयान रखे गए थे। अब राजीव के पास हम रुक करते हैं। राजीव हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। राजीव, अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और गोविंदा खुद बोल रहे हैं वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन इस बीच जो अस्पताल के डॉक्टर्स हैं उनका क्या कहना है, और इस पूरे मामले में जो जांच है वो भी अभी चल ही रही है। देखिए, पुलिस ने अभी तक इस पूरे केस में जब से घटना हुई है सिर्फ डायरी रिपोर्ट की गई, यानी कि जब कोई घटना होती है तो एक डायरी में एक रजिस्टर्ड किया जाता है कि क्या घटना हुई है, बस उतना ही जुहू पुलिस की तरफ से किया गया है। कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई है। विरोधी इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि गोविंदा जो है वो सत्ता पक्ष की एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए गोली चलने के जैसे घटना के बावजूद अभी तक इस पूरे मामले में एफआईआर नहीं दर्ज की गई है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि गोली कैसे चली उसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। जो थियरी सामने रखी गई है उस थियरी से बहुत ज्यादा, अगर पुलिस महकमे की बात करें तो सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की, खुद पुलिस महकमा भी इससे संतुष्ट नहीं है कि हाथ से रिवॉल्वर छूटी, जमीन पर गिरी और उसके बाद में सीधे बुलेट फायर हुआ तो घुटने में आके लग गई। क्योंकि अगर कोई चीज जमीन पर गिरती है तो वरिष्ठ अधिकारी ये कहते हैं कि जमीन की सतह पकड़कर उसका फायरिंग होना चाहिए था। बुलेट सीधे आके घुटने में कैसे लगी और रिवॉल्वर कैसे खड़ी हो गई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जहां तक डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर ने 3 से 4 हफ्ते का बेड रेस्ट डिक्लेयर किया है। 3 से 4 हफ्ते के बाद में एक बार दोबारा गोविंदा को क्रिटिक केयर अस्पताल में डॉक्टर अग्रवाल को दिखाना पड़ेगा। और डॉक्टर अग्रवाल से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि दूसरी रिपोर्ट के बाद में स्थिति पुख्ता होगी कि क्या भविष्य में गोविंदा जिस यूएसपी, जो उनकी यूएसपी है, जिसके लिए जाने जाते हैं, नाचने के लिए, गाने के लिए, तो वो चीज वो बरकरार रख पाएंगे क्या, क्योंकि हड्डी में उनकी गोली लगी थी। तो ऐसे में उनके लिए आने वाले समय में कितनी मुसीबतें साबित होगी, ये अगले 3 से 4 हफ्ते के बाद में जब दोबारा रिपोर्ट निकाला जाएगा तब पता चलेगा। ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर की तरफ से बेड रेस्ट के लिए कहा गया है और अभी ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, फिल्म अभिनेता गोविंदा जिनके पैर में गोली लगी थी और अब वो डिस्चार्ज कर दिए गए हैं अस्पताल से। और इस बीच देखिए ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल जो कि मंत्रालय की इमारत से कूदे थे और तीसरी मंजिल से कूदे थे। अब ये तस्वीर आपके सामने, उन्हें किस तरह से जिस जाली में जाकर वो अटक गए थे वहां से कैसे उनको रेस्क्यू किया गया है। सुरक्षा कर्मी तुरंत गए और उसके बाद उन्होंने डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल को निकाला है सकुशल। और जैसा कि राजीव हमें बता रहे हैं कि जो उनकी हालत है वो एकदम ठीक है, क्योंकि जब वो कूदे थे इसके बाद वो मंत्रालय में ही जो नीचे जाली लगा के रखी गई थी उस जाली में, सेफ्टी नेट में जाकर वो अटक गए थे। और उसके बाद ये देखिए किस तरह से उन्हें निकाला गया है, वहां से रेस्क्यू किया गया है। और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहा है महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर झिरवाल जो कि मंत्रालय की इमारत से कूदे थे। अब इसके बाद कैसे उनका रेस्क्यू किया गया, ये तस्वीरें आपके सामने। गनीमत ये रही कि कोई चोट नहीं लगी है,
कुछ हुआ नहीं है। जैसा कि राजीव हमें बता रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, सकुशल है, लेकिन जो वजह अभी तक बताई जा रही उसमें जैसा कि राजीव ने बताया कि उनके समाज से जो एसटी का कोटा है, जो आरक्षण है, वो धनगर समाज को देने का विरोध कर रहे थे और इसी को लेकर उनकी तरफ से यह कदम उठाया गया और छलांग लगा दी गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई की खबर, जहां डिप्टी स्पीकर झिरवाल मंत्रालय की बिल्डिंग से कूद गए थे और उस दौरान देखिए सुरक्षा के लिए जो नेट लगाया गया था वहां आकर के गिर गए। गनीमत इसी बात की है, फिलहाल उनको कोई चोट नहीं आई है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है और उन्हें निकाल दिया गया है उस नेट से, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की खबर है, डिप्टी स्पीकर इमारत से कूद गए, खासे नाराज थे आरक्षण के मुद्दे को लेकर के और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि वो मंत्रालय की बिल्डिंग से उन्होंने छलांग लगा दी, कूद गए। सुरक्षा के नेट से उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, रेस्क्यू उनका किया जा रहा है। देखिए पुलिस के भी कुछ कर्मी नजर आ रहे हैं, सुरक्षा कर्मी भी वहां नजर आ रहे हैं और अब आगे इस पूरे मामले को लेकर के उनसे पूछताछ भी होगी, उनसे बातचीत भी होगी। ये बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से दिखा रहे हैं, डिप्टी स्पीकर मंत्रालय की बिल्डिंग से कूद गए, उसी दौरान का ये वीडियो है। तो तस्वीरें देखिए उनको इस नेट से निकालने की सामने आ रही हैं। जब वो बिल्डिंग से कूद चुके थे तब वहां पर जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने निकालने का प्रयास शुरू किया और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए झिरवाल को निकाला जा रहा है इस जाली से, इस नेट से। जैसा कि हमारे संवाददाता राजीव बता रहे थे कि इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले आए थे जब लोगों ने बिल्डिंग से छलांग लगाई और इसको देखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए यह नेट लगाया गया था और आज इसी नेट की वजह से डिप्टी स्पीकर झिरवाल की जान भी बची है। छलांग उन्होंने जरूर लगाई बिल्डिंग से नीचे, लेकिन इस नेट की वजह से उनकी जान बची और फिलहाल पुलिस और सुरक्षा कर्मी वहां से उनको निकालते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से इस नेट में वो फंसे हुए हैं। हालांकि पुलिस के लोग खुद उनको बोल रहे हैं आगे आने के लिए। देखिए तस्वीरों में साफ आपको दिख रहा होगा कि आगे चल के वो आ रहे हैं और उनको निकाला जा रहा है हाथ पकड़ के। ये पुलिसकर्मी उनको निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जाल में फंसे नरहरी झिरवाल को फिलहाल निकाल लिया गया है। तीसरी मंजिल से उन्होंने छलांग लगाई थी, कूद गए और अब उन्हें निकाल लिया गया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे कि छलांग लगाने के बाद वो उस नेट में फंस गए थे जिसे सुरक्षा के लिए लगाया गया था, लेकिन अब उन्हें निकाल लिया गया। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। राजीव, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि निकाल लिया गया है डिप्टी स्पीकर को, कैसे हैं वो, क्या जानकारी मिल रही है? ठीक है, सुरक्षित है? बिल्कुल, देखिए डिप्टी स्पीकर को निकाल लिया गया है, वो सुरक्षित हैं और उनके साथ में जो दूसरे अन्य लोग थे, उनके कार्यकर्ता, वो भी उन तमाम लोगों को एक जगह पर बैठाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप में चौंकाने वाला विषय है। अब विधानसभा में डिप्टी स्पीकर है, सत्ता पक्ष में शामिल हैं, अजित पवार गुट के बड़े नेता हैं और वरिष्ठ नेता हैं और ऐसे समय में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया जब अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र का इलेक्शन भी डिक्लेयर होना है, उसके बाद महाराष्ट्र को चुनाव में जाना है। तो जाहिर बात है कि एक लंबे समय से जो धनगर समाज को आरक्षण देने की बात की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि एसटी कोटे से आरक्षण दिया जा सकता है, उसी चीज़ को लेकर उनकी नाराजगी थी कि एसटी कोटे से इस पूरे मामले में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि एसटी समाज जो है उनको झटका लगेगा, उनका नुकसान होगा, जिसे नरहरी झिरवाल चूंकि उस कम्युनिटी से आते हैं, इस चीज़ के लिए उस बात का विरोध कर रहे थे सरकार में रहकर भी। बिल्कुल, जैसा कि राजीव बता रहे हैं कि उनके समर्थक भी वहां पर मौजूद हैं, उन्हें अलग बिठाया गया है। एक बार फिर से वो तस्वीरें देखिए जब इनको निकाला गया, नरहरी झिरवाल को इस नेट से बाहर निकाला गया। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस जानकारी के लिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुणे गैंगरेप मामले में पुलिस की जांच तेज होती नजर आ रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कुल 10 टीमें बनाई गई हैं। दोस्त के साथ घूमने गई लड़की से गैंगरेप के संगीन आरोप लगे हैं। 3 लोगों पर गैंगरेप करने और पिटाई का आरोप लगा है। लड़की के दोस्त से भी पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी खबर पुणे से सामने आई है। पुणे में हैवानियत, एक लड़की के साथ
किस तरह से की गई इसकी जानकारी मिली है और बहुत संगीन इल्जाम लगे हैं 3 लोगों पर जिन्होंने इस लड़की के साथ गैंगरेप किया और साथ ही साथ लड़की का जो दोस्त था उसकी पिटाई भी की गई है। लड़की के दोस्त से भी पुलिस पूछताछ करके पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उन 3 लड़कों ने किस तरह से इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप की वारदात गुरुवार देर रात की है, जब महिला अपने एक मित्र के साथ बाहर घूमने गई थी। पुलिस के मुताबिक पीड़िता और उसका दोस्त कोंढवा इलाके में थे, तभी तीनों बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने युवती के दोस्त की पिटाई की। रात करीब 11 बजे आरोपियों ने युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया। घटना के बाद युवती का दोस्त उसे अस्पताल ले गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे उन्हें मामले की सूचना मिली। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए क्राइम ब्रांच की 10 टीमें बनाई गई हैं। आणि यांच्यामध्ये क्राईम ब्रांचचे 5 टीम आणि 5 DBचे टीम तात्काळ लावण्यात आलेला आहे। तसंच यांच्यामध्ये फॉरेन्सिक, डॉग स्क्वॉड आणि इतर जे सर्व रिक्वायर्ड टीम आहे त्यांनाही जे आहे से पाचारण करण्यात आलेलं आहे। वही घटना के बाद शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। ये जो महायुति की सरकार है ये क्या चाहती है? एक तरफ कहती है लाडली बहन योजना, दूसरी तरफ अपनी लाडली बहन की इज्जत नहीं बचा पा रही, उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही। और हम अगर विपक्ष के नाते उनसे सवाल पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। आरोपी कब पकड़े जाएंगे, कौन लोग थे, ऐसा दुस्साहस क्यों किया उन्होंने, ये सारी चीज पूछने का एक आम जनमानस होने के नाते, विपक्ष होने के नाते हमारा अधिकार है। तो पुणे में जो गैंगरेप की वारदात सामने आई, इसको लेकर पूरी जानकारी आपको देते हैं। कोंढवा इलाके में दोस्त के साथ दरअसल ये लड़की घूमने गई हुई थी। सुनसान जगह पर 3 दरिंदों ने लड़की को पकड़ा है और विरोध करने पर दरिंदों ने लड़की के दोस्त को पीटा, उसके साथ मार पिटाई भी की गई है। तीनों दरिंदों ने पीड़ित लड़की के साथ इसके बाद हैवानियत को अंजाम दिया, जो जानकारी सामने आ रही है। दोस्त ने पीड़ित लड़की को अस्पताल में इसके बाद एडमिट करवाया है। पुलिस के एक्शन के बारे में बता देते हैं अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। दरिंदों की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें कुल मिलाकर बनाई गई हैं। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है और दरिंदों की जो तलाश है वो भी की जा रही है। पुणे और उसके आसपास छापेमारी लगातार क्राइम ब्रांच की जा रही है। अहम खबर है, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने सवाल उठाए हैं। सुप्रिया सुले का सोशल मीडिया पर पोस्ट, महाराष्ट्र महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, गृह विभाग कुछ करता नहीं दिख रहा, आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। दिल्ली से जब्त ड्रग्स पर अमित शाह का एक्सपोस्ट, नशा मुक्त देश के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति, ड्रग्स केस में कांग्रेस नेता की संलिप्तता शर्मनाक। अमित शाह ने पोस्ट किया, ड्रग्स की 5000 करोड़ की खेप पकड़ी गई है। कांग्रेस नेता ने युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंका। अमित शाह ने यह पोस्ट किया। और 5000 करोड़ की ड्रग्स के मामले को लेकर बड़ी खबर है। ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड का नाम सामने आया है। दुबई में मौजूद भारतीय वीरेंद्र बसोया का नाम सामने आ रहा है मास्टरमाइंड के तौर पर। बसोया भारत में ड्रग्स केस में गिरफ्तार हो चुका है और इसे बाद में जमानत मिल गई थी और जमानत के बाद ये दुबई शिफ्ट हो गया और वहां जाकर बड़ा ड्रग माफिया बन गया। दिल्ली पुलिस सेल ने 2 अक्टूबर को 5000 करोड़ की कोकीन पकड़ी थी। अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार जितेंद्र पाल सिंह उर्फ जस्सी की गिरफ्तारी के बाद अब ड्रग्स की तस्करी, अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात पुख्ता होती जा रही है। जस्सी ब्रिटेन भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। जस्सी बीते 17 साल से ब्रिटेन में रह रहा था, उसके पास वहां का ग्रीन कार्ड है। जस्सी की गिरफ्तारी के बाद अब ड्रग्स तस्करी केस में कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस केस में दुबई में मौजूद एक भारतीय नागरिक वीरेंद्र बसोया का मास्टरमाइंड के तौर पर नाम सामने आया है। पिछले साल पुणे पुलिस ने दिल्ली में छापेमारी कर 3000 करोड़ ड्रग्स पकड़ा था। उस केस में भी बसोया का नाम सामने आया था। वो भारत में ड्रग्स तस्करी के मामले में पहले गिरफ्तार भी हो चुका है और जमानत मिलने के बाद दुबई शिफ्ट होकर इंटरनेशनल ड्रग्स कार्टेल का बड़ा माफिया बन गया। ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार तुषार गोयल और बसोया पुराने दोस्त हैं। बसोया ने ही तुषार को ड्रग्स नेक्सस में अपने साथ जोड़ा था। बसोया के डी कंपनी से लिंक भी खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस सेल ने 2 अक्टूबर को 5000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की थी। इसके बाद से मामले की जांच और तेज हो गई है। दिल्ली के नारायणा कार शोरूम फायरिंग मामले में पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। पुलिस ने अभी तक 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नारायणा कार शोरूम के अंदर काले कपड़े में फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों शूटर का नाम आशीष और अमित काला है। एक दिन पहले पुलिस ने नारायणा कार शोरूम फायरिंग मामले के मास्टरमाइंड अरमान को कंझावला इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। अरमान अमेरिका में रहकर दिल्ली की वसूली करने वाला गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के इशारे पर अपने साथियों के साथ टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम देता है। दिल्ली पुलिस ने अरमान के बाद आशीष और अमित काला को पुणे के पास से पकड़ा है। नारायणा फायरिंग मामले में यही मेन शूटर है, जबकि तीसरा शूटर जो शोरूम के अंदर पीले कपड़े में था उसे स्पेशल सेल ने कल मुठभेड़ के बाद पकड़ा था। वारदात के समय शोरूम के बाहर खड़े दीपक को भी दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कल पकड़ा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दीपक मान्यता प्राप्त वुशु कोच है और किक बॉक्सिंग सेंटर भी चलाता है। नारायण कार शोरूम में फायरिंग के दौरान वो बाहर खड़ा था। कल इसी गोलीकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। हर कोई इस घटना से सहम गया था। और अमेठी हत्याकांड मामले में 5 बड़े खुलासे हुए हैं। आरोपी चंदन वर्मा ने दिया वारदात को अंजाम, ये जानकारी मिल रही है। पूनम और चंदन वर्मा एक दूसरे को जानते थे। सुनील और चंदन वर्मा के बीच थी रंजिश। हत्या से पहले चंदन का स्टेटस 5 लोग मरने वाले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस को घर के आंगन में नल के पास पति पत्नी के शव मिले, जबकि थोड़ी ही दूर पर उनकी दोनों मासूम बेटियों के शव पड़े थे। बदमाशों ने एक के बाद एक 9 राउंड फायर किए और पूरे परिवार की हत्या कर दी। अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच पर पुलिस हत्या के पीछे की वजह पुरानी रंजिश को मान रही है। वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस की 4 टीमें लगाई गई हैं। साथ ही एसटीएफ भी आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था। SC ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। अमेठी हत्याकांड के बाद राहुल गांधी ने जहां अमेठी के सांसद से बात की है, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हत्याकांड के बाद सीएम योगी ने कहा है कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शेंगे नहीं। और अमेठी हत्या मामले में रायबरेली के चंदन वर्मा पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लग रहा है। ऐसे में TV9 भारतवर्ष ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये चंदन वर्मा कौन है। हम इस वक्त अमेठी के उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ये जो घर आपको नजर आ रहा है, इसी में सुनील नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ यहां पर रहा करता था और उसकी दुश्मनी चंदन वर्मा नाम के एक शख्स से बताई जा रही है। चंदन वर्मा वो शख्स है जिसने 45 दिन पहले सुनील की पत्नी पूनम के साथ बदसलूकी, छेड़खानी, गाली गलौज की थी और इस पूरे मामले की FIR रायबरेली जिले में दर्ज कराई गई थी। उसके बाद से ही चंदन वर्मा लगातार इस इलाके में आता रहा और धमकाता रहा और इस बात की शिकायत पुलिस से की जाती रही, लेकिन उसके बावजूद कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई और जिसके बाद यह बताया जा रहा है कि चंदन वर्मा ने ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। उस घर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अवस्थी निवास ये बताया जाता है। इसी आवास में बतौर किराएदार एक कमरा लेकर पीछे के हिस्से में सुनील अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सुनील पेशे से सहायक अध्यापक है। पहले वो पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करते थे। नौकरी छोड़ने के बाद जब वो शिक्षक में उनकी भर्ती हो गई, उसके बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया और इस मकान में बतौर सहायक अध्यापक रहते हुए वो यहाँ के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते थे। और वहीं इस हत्याकांड के बाद वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा, TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे ने यह जानने की कोशिश की। बगल में यह हत्याकांड हुआ है, कल आप लोग कितने यहाँ पर आसपास रहे होंगे, क्या देखा था, क्या सुना आप लोगों ने? सर जी, हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं देखा है, किसी को देखा नहीं आते जाते हुए। जब पुलिस वहाँ अंदर चली गई उसके बाद हम लोग जब गए अंदर, लेकिन बहुत देर बाद गए थे, जब लास्ट उठ रही थी तब हम लोग गए थे वहाँ पे। देखा तो वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ा है। सब लोग जो है वारदात करता जो है सब भाग गए थे। हाँ, अंदर जब आप जब अंदर गए तो क्या लाशें वहाँ बिखरी पड़ी थी? किस हालत में लाशें? हाँ, लाशें बिल्कुल बिखरी हुई पड़ी थी। बच्चा भी, लेकिन चारों लोग सारे साथ में पड़े हुए थे। अच्छा। हाँ, हम लोग खून निकल रहा था? जी सर जी, खून निकल रहा था। हाँ। आसपास गोलियों के खोखे बिखरे हुए थे? जी हाँ।
क्या बताया जा रहा है, लोग क्या बता रहे हैं यहाँ पे? सुनील को आप लोग जानते थे, यहाँ पर उनसे मुलाकात होती थी? नहीं सर जी, यहाँ पे रहते थे लेकिन हम लोग ज़्यादा जानते नहीं थे। 1.5 महीना हुआ है शायद यहाँ आए हुए। हाँ। और हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि ज़्यादा बाहर वो निकलते भी नहीं थे, ना उनकी वाइफ कभी बाहर निकलती थी। वो लोग सब अंदर ही रहते हैं। और इधर अमेठी में घटनास्थल का मुआयना करने के लिए यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेकेश्वर शरण सिंह भी पहुंचे हैं और हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने उनसे खास बातचीत की। पुलिस जब आई तो देखा कि लाशें बिखरी पड़ी हैं इस तरह से हत्याकांड को? नहीं, पुलिस अंदर रही, हम अंदर कभी नहीं बन। अच्छा, आप लोग नहीं गए। सुनील से कोई मुलाकात, परिचय, किस तरह के व्यक्ति थे, कैसे बातचीत करते थे, क्या कुछ? वो कभी कभार कोई सामान ले आवत नहीं, दिखाई पड़ते हैं 10 मिनट 5 मिनट में जो सामान लेके चले गए। और कोई वार्तालाप होता नहीं। इसी तरह की आपराधिक प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति नहीं? ना। पारिवारिक व्यक्ति था? कुछ नहीं, और बढ़िया था अपने। अच्छा। और अमेठी हत्याकांड पर समाजवादी पार्टी ने क्या कहा है, आपको ये सुनाते हैं। देखिए, अमेठी की घटना ने यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और उस जंगल राज के राजा का नाम है योगी आदित्यनाथ। अमेठी में हत्या नहीं हुई है, नरसंहार हुआ है। दलित परिवार का नरसंहार हुआ है। जिन लोगों ने एक साल के बच्चे पर भी रहम नहीं किया, ऐसी घटना को आप नरसंहार ही कह सकते हैं। कहाँ है उत्तर प्रदेश की पुलिस? जबकि उस परिवार ने पुलिस को पहले ही बता दिया था कि हत्या की आशंका है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे राज्यों में जाकर के उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का बखान करते हैं। उत्तर प्रदेश में आकर के कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से माफिया और गुंडों ने उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़ दी है। लोग घर में घुस करके नरसंहार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस का इकबाल, उत्तर प्रदेश की सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। तिरुपति प्रसाद विवाद पर नई एसआईटी के आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी बनाने को कहा है। एसआईटी में एफएसएसएआई के एक एक्सपर्ट होंगे और एसआईटी में सीबीआई के 2 ऑफिसर्स होंगे। एसआईटी में आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 सदस्य होंगे। अब इस विवाद पर आंध्र प्रदेश सरकार की बनाई पुरानी एसआईटी जांच नहीं करेगी, बल्कि एसआईटी के जांच का जिम्मा नई एसआईटी जांच का जिम्मा संभालेगी। तिरुपति प्रसाद विवाद की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निर्देशक की निगरानी में नई विशेष जांच समिति बनाई है, जिसमें सीबीआई के 2 अधिकारी, आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी, एफएसएसएआई के 1 सदस्य शामिल हैं। एसआईटी जांच की निगरानी सीबीआई डायरेक्टर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के साथ ही ये तय हो गया है कि तिरुपति बालाजी का प्रसाद बनाने में प्रयोग होने वाली घी में मिलावट के आरोपों की जाँच राज्य सरकार की एसआईटी टीम नहीं करेगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम अदालत को राजनीतिक लड़ाई के अखाड़े में तब्दील होने की इजाजत नहीं दे सकते। प्रसाद से जुड़ा विवाद करोड़ों लोग की आस्था से जुड़ा है। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य एसआईटी में कुछ भी गलत नहीं है और इसकी निगरानी केंद्र के किसी अधिकारी द्वारा की जा सकती है। प्रसाद विवाद से जुड़ी याचिकाएं निर्माता और ट्रस्ट के खिलाफ आरोपों की जांच के आदेश से एक समिति गठित करने के निर्देश सहित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि लड्डू के लिए मंगाए गए 4 टैंकरों की घी में मिलावट पाई गई। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गए। केजरीवाल अब फिरोज शाह रोड पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के लिए आवंटित बंगले में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल का नया आवास आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर है। आम आदमी पार्टी का मुख्यालय रविशंकर लेन में है। आज अरविंद केजरीवाल नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। दरअसल केजरीवाल ने 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से अरविंद केजरीवाल को नेशनल पार्टी के प्रमुख के तौर पर आवास मुहैया कराने की मांग की थी। केजरीवाल अब नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। दिल्ली में विधायकों को सरकारी आवास नहीं मिलता है। दिल्ली का सीएम बनने से पहले केजरीवाल गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में रहते थे। वहीं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी अपना आवास खाली करेंगे। अब वो पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह दिल्ली लुटियंस दिल्ली में रहेंगे। वो पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह को आवंटित सरकारी आवास में रहेंगे। यह आवास 32 डॉक्टर राजेंद्र सिंह रोड पर स्थित है। शराब घोटाले में सिसोदिया ने जेल जाने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सिसोदिया की जगह जब आतिशी मंत्री बनी तो उन्हें उनका बंगला आवंटित कर दिया गया था। और अब अरविंद केजरीवाल के नए आवास से आप देखिए संवाददाता जितेंद्र भाटी की ये रिपोर्ट।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो अब नई जगह पर शिफ्ट हो गए। आपको तस्वीरें दिखाएं तो 5 फिरोजशाह रोड की तस्वीरें हैं, जहां अरविंद केजरीवाल ने आज ही शिफ्ट किया है और अपने परिवार के साथ जो उनको सरकारी बंगला मिला हुआ था मुख्यमंत्री के तौर पर 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस, उसको खाली कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा भी था जिस तरीके से 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर, तभी उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि वो तमाम सुविधाएं छोड़ देंगे, जिसमें सरकारी घर, गाड़ी, तमाम सुविधाएं हैं उनको छोड़ देंगे। लेकिन साथ में ये भी कहा था कि उस वक्त श्राद्ध चल रहे थे, नवरात्र के शुरुआत में कर देंगे। और देखिए उसी के हिसाब से अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल ने नवरात्र के दूसरे दिन अपने जो घर है उसको खाली किया है। और देखिए यहाँ पर 5 फिरोजशाह रोड, जो कि एक उनके ही पार्टी के सांसद हैं अशोक मित्तल, उनको अलॉटेड है, उसमें उन्होंने शिफ्ट कर लिया है। और जब वहाँ से वो चले तो सरकारी घर के साथ साथ जो सरकारी गाड़ी है उसको भी उन्होंने वहाँ पर छोड़ा। राजधानी दिल्ली में लंबे विवाद के बाद आखिरकार शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित हो गई है। हालात को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा करीब करीब स्थापित कर दी गई है। वहीं विवाद को देखते हुए शाही ईदगाह के पास आने जाने वाली सड़कों पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। शुक्रवार का दिन भी है, नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर जो मस्जिद है उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग जुटने वाले हैं, इसलिए एहतियातन इस पूरी सड़क को आप देख सकते हैं कि पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया है। और उसके अलावा यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई है। आगे आपको अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी यहाँ पर दिखाई देगी। दिल्ली पुलिस के जवान आपको तैनात दिखेंगे और उसके आगे आप देख सकते हैं कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी आज यहाँ पर एहतियातन की गई है, क्योंकि भीड़ भाड़ आज यहाँ पर दोपहर को होगी। दरअसल जिस जगह रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को स्थापित किया गया उसे ईदगाह कमेटी के लोग वक्फ बोर्ड की जमीन बताते हैं। वहीं डीडीए इस जमीन को अपना बताता है। ईदगाह कमेटी के लोग इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी गए, लेकिन फैसला डीडीए के पक्ष में आया। इसके बावजूद भी रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को स्थापित करने से ईदगाह कमेटी के लोगों ने रोक दिया था, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईदगाह कमेटी को फटकार भी लगाई थी। इजरायल पर ईरान के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। ताजा हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक की। देखिए रिपोर्ट। मोदी कैबिनेट की बैठक से पहले कल सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक हुई। सोर्सेज ने बताया है कि पीएम मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में पश्चिमी एशिया में गहराते संकट और उसके भारत पर संभावित असर को लेकर चर्चा हुई है। ऐसा अनुमान है कि खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते संकट की वजह से भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने की आशंका है। टकराव बढ़ने पर दोनों देशों से भारत का होने वाला व्यापार भी प्रभावित हो सकता है। मध्य पूर्व क्षेत्र में गहराते विवाद और बढ़ती जंग पर भारत अपनी चिंता पहले ही जता चुका है और उसने सभी पक्षों को संयम बरतने का अनुरोध किया है। भारत ने टकराव बढ़ने से रोकने की अपील की है और साथ ही सभी मामलों को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाने का आह्वान किया है। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजरायल पर करीब 200 मिसाइलें दागी थी। इसके बाद इजरायल ने भी बदला लेने की बात कही है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जवाबी कार्रवाई करने का संकल्प लिया। फिलहाल इजरायल अपने दुश्मनों से कई मोर्चों पर जूझ रहा है। वो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी स्तर पर निपट रहा है तो गाजा पट्टी में भी लगातार हमले कर रहा है। इस बीच ईरान के हमले ने टेंशन बढ़ा दी है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर जा रहे हैं। वो आज कोल्हापुर से चुनावी आगाज करेंगे। राहुल का क्या कार्यक्रम है, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में चुनाव प्रचार थम गया है। अब सियासी दलों की नजर महाराष्ट्र पर है। राहुल गांधी आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं। राहुल गांधी कोल्हापुर से चुनावी दंगल की शुरुआत करने वाले हैं। राहुल आज शाम 6 बजे शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे और कल संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वालों की लंबी लिस्ट तैयार है। राज्य भर से 1830 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। सूत्रों की माने तो विधानसभा के 288 सीटों में से सहयोगी दलों के साथ बंटवारे के बाद कांग्रेस के खाते में लगभग 100 से 110 सीटें आ सकती हैं। लेकिन आवेदकों की संख्या इतनी है कि कांग्रेस के लिए सबको खुश करना मुश्किल है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने टीवी9 से बातचीत में बताया है कि लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी से पार्टी में उत्साह है। पार्टी 13 लोकसभा सांसदों और 1 निर्दलीय सांसद के समर्थन के साथ राज्य में एक मजबूत ताकत के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार राज्य की 65% विधानसभा सीटों पर आगे रहे हैं।
अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा हुई है। इस ऐलान के बाद मशहूर अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का एक दर्द सामने आ गया। उन्होंने कहा कि अवार्ड उनके पति और एक्टर धर्मेंद्र को मिलना चाहिए। कलाकार का मिलना चाहिए ना, हर साल एक एक कलाकार का देते हैं, तो मुझे तो लगा धर्म जी का देना चाहिए था, अभी तक नहीं दिया। हाँ, उनका सबसे ज्यादा योगदान है, उनको तो कुछ 10-15 साल पहले देना चाहिए था। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी राजस्थान के कोटा में दशहरा मेले का उद्घाटन करने पहुंची थी। इसी दौरान जब पत्रकारों ने सवाल किया तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को लेकर दबा उनका दर्द छलक पड़ा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पुरस्कार तो उनके पति धर्मेंद्र को 15 साल पहले ही मिल जाना चाहिए। कलाकार का मिलना चाहिए ना, हर साल एक एक कलाकार का देते हैं, तो मुझे तो लगा धर्म जी का देना चाहिए था, अभी तक नहीं दिया। हाँ, उनका सबसे ज्यादा योगदान है, उनको तो कुछ 10-15 साल पहले देना चाहिए था। हालांकि इसके बाद हेमा मालिनी ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले मिथुन चक्रवर्ती को एक बार फिर से बधाई दी और उन्हें अच्छा इंसान और अच्छा कलाकार बताया। मिथुन चक्रवर्ती इज ऑल्सो वेरी गुड एक्टर, बहुत कंग्रेचुलेट करती हूँ, बहुत अच्छा व्यक्ति भी है, कलाकार है।